Hello students, this is Mahesh Bharadwaj and I welcome you all to Physics Classes with Mahesh Bharadwaj. Today we are going to do revision of class 12 chapter current electricity. This is a concept that is in revision, that entire thing is in revision. जो आपके पास हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सीरीज कर रहे थे उसी में एक चैप्टर हम कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, अब ब्रेक कर रहे हैं इन चीज़ों को. एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर को एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी हैविंग द वर्कशीट्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका रिवीजन हम करने वाले हैं. उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है या फिर आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उन चीज़ों को करेंगे. हम देखेंगे कि कितना कितना पार्ट हमारे पास हो पाता है. और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आई विल बी कमिंग अप विद द वर्कशीट्स एंड देन 2 वर्कशीट्स लाइक एवरी टाइम फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर विल हैव. सो विल बिगिन विद दैट. एनीवे, चैप्टर का नाम पहले लिख चुका हूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. रिवाइज कर रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं आप सभी को. तो ये चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जाएंगी यहाँ आपके पास, क्योंकि रिवीजन होता है किसी भी चीज़ का तो छोटी छोटी टर्म्स आपको ब्रीफ की जाती हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला ये ऐसा है, वो फॉर्मूला वैसा है. बस उसी फॉर्म में आपके पास इसका रिवीजन करेंगे सो दैट जब वर्कशीट आप करें आप रिकॉल कर पाएं कि आपके पास ये फॉर्मूला जिस तरह से अवेलेबल इस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट. वो एक बेसिक टर्म है जो आप सभी को मालूम है और आपको आई गेस ये सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिकल करंट इज हैविंग इट्स सिंबल आई. एंड अगर आप लोगों को मालूम है आई है तो आप 10th में भी ये पढ़ते आए हो, अभी भी आगे इन कंटिन्यूएशन पढ़ते रहे हो. इलेक्ट्रिकल करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, सो आई गिवन एज Q अपॉन T. अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे सो आई कम्स आउट टू बी dq अपॉन dt. वो आप सबको मालूम है अच्छे से कि आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट का वैल्यू dq अपॉन dt की फॉर्म में आता है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाता है. वो इंस्टेंटेनियस करंट आपके पास कहीं पर भी आ जाएगा, कहीं पर भी टर्म इंस्टेंटेनियस आएगा, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में वो चीज आपके पास अवेलेबल होगी. याद रखने का एक तरीका है. एनीवे, यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट हमारे पास आता है. फिर हम बात करते हैं किसी एक कंडक्टर की. अगर एक कंडक्टर आपके पास अवेलेबल है, उसके अक्रॉस आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है. एक्चुअली विद द राइज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बगैर भी थर्मल एजिटेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल एक कंडक्टर के अक्रॉस मूव करते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसका वैल्यू बनता है 0. यहां पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. सो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैकेनिज्म है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास बनती है ई अपॉन एम इंटू टाउ. ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाती है. अब यहाँ जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ऐड करते हैं और नेगेटिव साइन ऐड करने की वजह एक सिंपल सी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास चार्ज क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा. वो इंडिकेट करेगा कि जिस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा. एनीवे कुछ चीजें हैं जो रिलेट करने के लिए आपके पास यहाँ अवेलेबल रहती है. सो एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस ऑफ ई अपॉन एम इंटू टाउ. ये जो टाउ है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम बोले तो आराम वाला नहीं, रिलैक्सेशन टाइम मतलब आपके पास जब कंडक्टर रहता है उसके अक्रॉस चार्ज पार्टिकल रहते हैं, वो मूव करेंगे ना यार, उनमें कोलिजन होता है. अब दो लगातार जो कोलिजन होंगे, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है. अब इस प्रोसेस में कोलिजन हो रहा है इन बिटवीन, तो जैसे ही दो कंसेक्यूटिव आपके कोलिजन होते हैं, उन कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है, यहां कोलिजन हुआ यहां कोलिजन हुआ, तो इनके बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. और टाउ रिप्रेजेंट करता है एवरेज ऑफ ऑल दोज रिलैक्सेशन टाइम. तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो यहां पर जो फॉर्मूला आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में बनेगा, दैट फॉर्मूला विल बी एन ए वी डी ई. वी डी रिप्रेजेंट करेगा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ई रिप्रेजेंट करेगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, ए आपके पास एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एन ए ई वी डी ये आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो फॉर्मूला की फॉर्म में हम देख रहे हैं कि दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट वी हैड इन केस ऑफ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी. यहीं पर एक टर्म आपके पास आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी. मोबिलिटी इन जनरल आपको जब भी बोला जाएगा मोबिलिटी का मतलब क्या होता है यार, किसी भी डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई एक चीज कितना फ्रीक्वेंटली आ जा सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी. एज इफ एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से यहां मूव कर गया, फिर यहां से वापस आ गया, वो आना और जाना जो होता है ना, उस एक चीज को हम क्या बोल सकते हैं, मोबिलिटी. सो आपकी मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. और अगर आप लोगों ने ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसमें आपको मालूम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से. सो आपका ये जो मोबिलिटी है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज गिवन बाय अ फॉर्मूला वी डी अपॉन ई. वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज गिवन टू अस एज
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज सिंपली इंडिकेटिंग कि आपके पास कितना फ्रीली एक चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अक्रॉस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव कर सकता है, जो आपके पास इंडिकेट होता है इस एक टर्म से जिसे हम कहते हैं मोबिलिटी। अब मोबिलिटी के बाद एक टर्म यहां पर आने वाला है जिसे हम कहेंगे करंट डेंसिटी, एंड योर करंट डेंसिटी इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय जे। कैपिटल जे से हम करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। योर करंट डेंसिटी इज गिवन टू अस एज करंट पर यूनिट एरिया। डेंसिटी तो तुम समझ ही गए होंगे, डेंसिटी का मतलब क्या है। अब करंट की डेंसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आपको वो इंडिकेट करता है आपकी करंट डेंसिटी विच इज गिवन टू अस एज जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे थे, तो यहां करंट का एक फॉर्मूला सीधा बन के आ जाएगा। अब क्योंकि करंट का वैल्यू तो नेगेटिव होता नहीं है, तो आई का वैल्यू मैं ले लेता हूं एन ए वी डी। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा एन ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका करंट डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू एन वी डी ई। ये हमारे पास करंट डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। अप्लाई करेंगे तो आपका करंट डेंसिटी विल बिकम, इट वाज NVDE। सो अब इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा, सो दिस विल बिकम N इंटू E अपॉन m इंटू टाउ मल्टीप्लाइड बाय E। सो दिस कम्स आउट टू बी N E square tau upon m into E. That's the formula for your current density. And the point, why am I writing it like this? मैं इसको यहां पर इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको लॉजिक इसका दूंगा। एक टर्म रहता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बेसिकली इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए जो मेजर ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, उस मेजर ऑफ रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं रेजिस्टिविटी से। टेक्निकली दिस मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। सो रो आपके पास जो होगा वो एक मेटल के कोरेस्पॉन्डिंग गिव्स वन फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला रहता है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। इससे हमें कुछ चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बारे में। लेकिन इस फॉर्मूला को यहां डिस्कस करने का मोटिव क्या था, आप सभी को मालूम है अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी m अपॉन n स्क्वायर टाउ है तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी, एंड योर कंडक्टिविटी इज गिवन एज 1 अपॉन रो। सो दिस कम्स आउट टू बी n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाता है। सो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। सो योर J कम्स आउट टू बी सिग्मा इनटू E। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये चीज डिस्कस करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यू सी अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल ऑन दिस कॉन्सेप्ट J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E। माइंड इट, आपको याद रखना है एक फॉर्मूला आप पढ़ते रहे इसके पहले ओम्स लॉ का, वो आपने कर रखा है, V इज गिवन टू अस एज IR, दैट इज ओम्स लॉ। बट दैट सेम वे आपका ये फॉर्मूला जो J इज इक्वल टू सिग्मा E है, ये भी ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला है। बट डिफरेंस इन दोनों में क्या आता है, आपका V इक्वल टू IR इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ एट मैक्रो लेवल। एट माइक्रो लेवल J इज इक्वल टू सिग्मा E इज टेकन एज योर ओम्स लॉ। तो दो कैटेगरी है आपके पास ओम्स लॉ की जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर ओम लॉ का बात होगा आप क्या बोलेंगे, V इक्वल टू IR। बट दिस इज टेकन एज माइक्रो लेवल, दिस इज टेकन एज इट मैक्रो लेवल, सॉरी मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, दिस इज फॉर माइक्रो लेवल। तो एक कैटेगरीज आपके पास आ जाती है किसकी, करंट डेंसिटी की। Taking it further to your resistivity, as I've written the formula up there, rho is equal to m upon n e square tau, sigma is taken as n e square tau upon m। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का, अब मैं इसके बेसिस पर कैटेगराइज करने वाला हूं, समझाने वाला हूं आपको किसके रिगार्डिंग, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग। और इसको हम रिलेट करेंगे, एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप लोगों को अगर याद होगा अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके साथ इस एक चीज को रिलेट करके देखने वाले हैं। मैं पहले एक फॉर्मूला लिख रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। सो R माइनस R नॉट इज गिवन टू अस एज अल्फा R नॉट इंटू T माइनस T नॉट। आप लोग शायद इस फॉर्मूला को रिकॉल कर पाए, आपके पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा रहता है, नहीं तो बहुत जगह हम ये फॉर्मूला देखते हैं R माइनस R नॉट इज इक्वल टू अल्फा R नॉट इंटू डेल्टा T। डेल्टा T इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर। यू विल सी द सेम फॉर्मूला R2 माइनस R1 अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1, दैट इज टोटली डिफरेंट। आई मीन हर एक चीज अलग अलग तरीके से लिखी है, लेकिन लिखा वही है। हर एक चीज को इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से कर रखा है सबने, लेकिन फॉर्मूला वही होता है।
तो उसमें कोई वेरिएशन आपके पास नहीं होता है। अब इसमें क्या है, आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, आर इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास रहती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि ये ऑब्जर्व करता है किसी भी मटेरियल की चेंज को। अगर उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आएगा और मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा, उसको हम रिलेट किससे करते हैं? आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो यहां पर इसके बेसिस पर, इस फॉर्मूला के बेसिस पर, जो जनरलाइज फॉर्मूला आप देखते हैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में, टेम्परेचर कोफिशिएंट की फॉर्म में और टेम्परेचर की फॉर्म में, हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके मेटल्स में, यानी कि कंडक्टर्स में, अलॉयज में, या फिर सेमीकंडक्टर्स में, या इंसुलेटर्स में आपके पास रेजिस्टिविटी को लेकर टेम्परेचर डिपेंडेंस किस तरह का रहता है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। जो मेटल आपके पास रहते हैं या कंडक्टर आपके पास रहते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक बड़ा सीधा सा मैकेनिज्म पढ़ते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू जो हमारे पास दे रखा है। जैसे ही आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधा सा मैकेनिज्म है ना यार, कंडक्शन में क्या होता है? वाइब्रेशन होती है। टेम्परेचर बढ़ गया, तुम्हारे पास क्या होगा? उसके अंदर पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर उनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो कोलिजन आपके पास क्या होगा? फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाएगा। अगर कोलिजन ज्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? कोलिजन के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम था, लेकिन कोलिजन अगर जल्दी होगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, कोलिजन होगा, तो आपके पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। अगर इसका वैल्यू कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। So with the rise in temperature, your relaxation time decreases and obviously your electrical resistivity or electrical resistance will increase. तो पहला पार्ट, कंडक्टर के corresponding हम क्या कहते हैं? For conductor, temperature will rise, your resistivity and resistance will rise. ये आपके पास सीधा मैकेनिज्म इसके अक्रॉस आ जाता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपके पास टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में बढ़ जाएगा। इसको हम रिलेट करेंगे आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो जैसा मैंने आपको कहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज ऑब्जर्व करता है किसी भी मटेरियल की विद द राइज ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, विद द चेंज इन टेम्परेचर। सो टेक्निकली हम यहां ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है? इट इज पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव विद द राइज। ऊपर के बढ़ने की डायरेक्शन में इसको हम देख के चलते हैं। इसके बाद आपका मैकेनिज्म आता है अलॉय का। अगर हम अलॉय की बात करते हैं, अलॉय सबको पता है कैसे बनता है इंडक्शन फर्नेस में, तो वो सारा का सारा हम लोगों को अच्छे से मालूम है। अब अलॉय के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो अलॉय के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कहते हैं? जो अलॉय रहते हैं, अलॉय में टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत ही वीक होती है बेटा, तो रेजिस्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं आता है, एंड वी डोंट सी एनी चेंजेस as far as resistivity is concerned, whether we are observing rise or observing fall in temperature. मेरा टेम्परेचर का वैल्यू बढ़े उसका या घटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टेक्निकली लॉय के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, नेग्लिजिबल वेरिएशन आता है, टेक्निकली आप कह सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या दिया जाता है? 0। अलॉय के लिए आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी हैविंग इट्स वैल्यू 0। नाउ जंपिंग फर्दर, क्योंकि अलॉय के बाद जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका कंडक्टर हो गया है, अलॉय हो गया है, हमारे पास आएगा सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर रहता है बेटा, सेमीकंडक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऑब्जर्व करते हैं विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और आपके पास ये चीज इक्वली एप्लीकेबल इंसुलेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो क्या हुआ, यहां आपने ऑब्जर्व करा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होगा? वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा तो आपको क्लियरली पता लग जाना चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी के वेरिएशन विद द टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व कर रहा है, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा विल बी हैविंग इट्स वैल्यू नेगेटिव। तो आपका ये वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए भी नेगेटिव होता है, इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव होता है, फॉर द सेम रीजन। क्यों? क्योंकि दोनों ही के केसेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? विद द राइज इन टेम्परेचर इनका आपका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, और अगर आप देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको इंक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व करोगे। सो उस वजह से आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आ जाता है? यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास किसके रिगार्डिंग? रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस को लेकर टेम्परेचर कोफिशिएंट की फॉर्म में, जो हम यहाँ पर डिस्कस आप लोगों से कर रहे हैं।
अब आते हैं आपके रेजिस्टेंसेस पर, क्योंकि इन जनरल हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, दो तरह के होते हैं, कार्बन कोटेड और वायर बाउंड। हम जनरली जो प्रेफर करते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, कार्बन कोटेड होते हैं। अब कार्बन कोटेड को प्रेफर करने की वजह क्या होती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए एक रूल रहता है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब वो एक रूल यहां पर मैं ब्रीफ कर रहा हूं साथ में, जो आई गेस आप लोगों को रिकॉल करवाने में, इन चीजों को समझने में हेल्प करने वाला है। तो मैं एक बार वो सारा का सारा पैटर्न या बोर्ड पर लिखने वाला हूं। हम रिकॉल करते थे इस तरह से, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। स्टार्टिंग विद दिस, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, this will be green, blue, violet, gray and the last one is white. तो इसे याद रखने का तरीका क्या रहा है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। एक तरीका इस तरह से याद रखते थे। अदरवाइज इसको याद रखने के आपको बहुत 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 सारे तरीके अलग अलग जगह पढ़ने को मिलेंगे, जिसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अलग अलग मेथड में इसको किस फॉर्म में मेंशन करते हैं। जैसे एक और मेथड इसके रिगार्डिंग में आपको ब्रीफ कर रहा हूं, वो मेथड है आपके पास बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग वेंचर गोज रॉन्ग। बहुत आसान सा तरीका है। एक तो आपके पास आ गया है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। दूसरा मेथड आपके पास क्या आएगा, बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग वेंचर गोज रॉन्ग। ये एक तरीका है इस सीक्वेंस को लर्न करने का। अब इसके लिए कुछ वैल्यूज हैं जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द लास्ट वन इज हैविंग वैल्यू 9। अब इन चीजों को हम एक मैट्रिक मल्टीप्लायर सिस्टम में भी लिखते हैं, मतलब यहीं इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3 and so on. The last one will be having power 10 raised to power 9. मैं अभी मेथड नहीं बता रहा हूं कि हम किस तरह से इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं किस तरह से हम इन चीजों को रिकॉल करते हैं। सो इसकी वैल्यूज आपके पास आएंगी 0 to 9, मैट्रिक मल्टीप्लायर 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3 and finally 10 raised to power 9। इस एक कॉन्सेप्ट में एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। जो टर्म टॉलरेंस आता है, अब टॉलरेंस क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूं। टॉलरेंस आपके पास किसी भी रेजिस्टेंस वाले कार्बन कोटेड रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म में टॉलरेंस इज अ टर्म विच इज टेकन एज द परसेंटेज वेरिएशन। मतलब आपके पास किसी भी जगह पर जो आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उसमें कितना परसेंट का वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय योर टॉलरेंस। अब वो जो टॉलरेंस है बेटा, उस टॉलरेंस को हम 3 तरह से ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली कार्बन कोटेड जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें 4 रिंग हो सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके पास पहली 3 रिंग के अपने यूजुअल मीनिंग है जो आपको बताया जाएगा जब आप रिवाइज करोगे इन चीजों को न्यूमेरिकली। और जो चौथा रिंग रहता है, अगर चौथा रिंग रहता है, वो चौथा रिंग आपके पास टॉलरेंस को इंडिकेट करता है और वो टॉलरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। अगर वो गोल्डन कलर का है तो इट विल बी हैविंग परसेंटेज वेरिएशन और टॉलरेंस ऑफ 5%। अगर इट इज ऑफ सिल्वर कलर, दैट मीन्स अगर आपके पास चौथा रिंग सिल्वर कलर में है तो ये आपका बन जाएगा 10% का परसेंटेज वेरिएशन जो रेजिस्टेंस में आ सकता है। लेकिन अगर वहां पर कोई भी कलर नहीं है, देयर इज नो कलर, दैट मीन्स योर परसेंटेज वेरिएशन विल बी ऑफ 20%। तो इतना अमाउंट का वेरिएशन आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये कुछ इंडिकेशन है आपके पास किसकी फॉर्म में, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्म में, जो एक मेथड के थ्रू हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल। एनीवे आई हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस कार्बन कोटेड पार्ट। नाउ देयर आर फ्यू टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जो आपके पास कनेक्टेड हैं किससे, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से, एक ईएमएफ से। तो ईएमएफ आपके पास क्या होता है, किसी भी सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग या बैटरी के कॉरेस्पॉन्डिंग, किसी भी सर्किट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम सिंपल सी एक चीज बोलते हैं, अगर एक सर्किट आपके पास करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है तो उसके अक्रॉस आपके पास जो बैटरी रहेगा, सेल रहेगा, उसका आपके पास क्या रहेगा, पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, उसके विल कॉल इट टू बी ईएमएफ। तो अगर हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उस सेल के पोटेंशियल को वी कॉल ईएमएफ। लेकिन अगर हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं वी कॉल इट टू बी टर्मिनल पोटेंशियल।
तो आपके पास सर्किट में क्या आ जाएंगे, टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएंगे। कब? जब वो करंट ड्रॉ कर रहा है। जब वो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है तो वहां उसे क्या कहते हैं आप, ईएमएफ कहते हैं। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और अभी हम डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं। हम इन जनरल इंटरनल रेजिस्टेंस के सिंबल को देखते हैं तो इट इज ऑलवेज टेकन टू बी स्मॉल आर। माइंड इट, किसी भी सर्किट में जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बारी आएगी, डिस्कशन होगा, बेटा ये वैल्यू आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास हमेशा क्या रहने वाला है, इट विल ऑलवेज बी इन सीरीज। आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में योर इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज। सो ये आर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस साथ हमेशा क्या रहने वाला है, सीरीज में रहने वाला है। तो दिस वन बेसिक फॉर्मूला फॉर योर इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन बाय E अपॉन V माइनस 1 इनटू कैपिटल R। ये एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, E इंडिकेट करता है ईएमएफ को, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। V टर्मिनल पोटेंशियल को, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। आई होप आपको समझ आ रहा है ये चीज। अब इसी के बेसिस पर मैं एक रिलेशन आपके पास लेके आ रहा हूं ईएमएफ का। ईएमएफ के लिए दो फॉर्मूलाज में यहां मेंशन करने वाला हूं। E इज इक्वल टू V प्लस IR। दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू V माइनस IR। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसमें V टर्मिनल पोटेंशियल है, E ईएमएफ है, I इंटू स्मॉल r इंडिकेट करता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल। सो यहां जो फॉर्मूला E इक्वल टू V प्लस IR है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल कब होगा, जब आपके पास सेल एक सर्किट के अक्रॉस डिस्चार्ज हो रहा है। सेल इज डिस्चार्जिंग, विल बी यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला। ऑन द अदर साइड जब हम आते हैं E इक्वल टू V माइनस IR, अगर मैं सेल को चार्ज कर रहा हूं आपके सर्किट में तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। दैट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड when we are charging and this when we are observing discharging of the cell. So ये आपके पास डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है इनके अक्रॉस। लेकिन आप जब भी 12th में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के रिगार्डिंग या उसके फर्दर रिलेशन के रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल, तो हम हमेशा डिस्चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आपके पास करंट का वैल्यू क्या दे देता है, I कम्स आउट टू बी E अपॉन R प्लस R। ये फॉर्मूला आपके पास इसके थ्रू करंट का आ जाता है। क्यों? टर्मिनल पोटेंशियल विल बी I इंटू कैपिटल R। I यहां पर कॉमन आ जाएगा तो I बाहर आ गया है। I इंटू R प्लस R गिव्स यू योर ईएमएफ एंड देन I comes out to be E upon R plus small r, which is your electrical current across the circuit. Anyway, I guess इसके बाद हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें बच गई हैं। किरचॉफ्स के लॉ बच गए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बच गया है, पोटेंशियोमीटर बच गया, तो कुछ फॉर्मुलाज हैं इसके, हम जो फटाफट ब्रीफ कर लूंगा आप लोगों को। किरचॉफ्स पहला लॉ आपके पास आता है लूप रूल। लूप रूल में हम क्या बोलते हैं, जितने भी करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करके मिलने वाले हैं उसका नेट एल्जेब्रिक सम क्या होने वाला है, जीरो। सो बेसिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट वन पॉइंट in a junction is taken as your Kirchhoff's first rule. अब इसमें क्या होगा, जितना टोटल करंट अंदर को आएगा यार उतना ही करंट बाहर को जाएगा। सो अगर मैं अंदर आने वाले 3 या 4 करंट की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं तो बाहर जाने वाले 2 या 3 करंट का वैल्यू क्या लेगा, नेगेटिव। तभी नेट करंट आपका जीरो बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं अगर यहां से आपके पास 3 करंट अंदर आ रहे हैं, 2 बाहर जा रहे हैं इस पॉइंट O से, दिस इज I1, I2, I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5। सो इन तीनों का वैल्यू पॉजिटिव, इन 2 का वैल्यू नेगेटिव। आपके पास क्या होगा, हम सीधा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। तो आप जब इसको दूसरी ओर ले जाओगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट विल बिकम जीरो। सो ये आपके पास इंडिकेट करता है आपके किरचॉफ्स के पहले लॉ को। सेकेंड लॉ आपके पास जो आता है वो ईएमएफ की फॉर्म में आता है, जिसमें आपको बताया जाता है किसी भी एक क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका नेट ईएमएफ रहने वाला है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ जो आपके पास रहेगा एक और को, इट विल बी गिवन एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। तो इट कैन बी I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 एंड सो ऑन। सो दिस बेसिकली इज किरचॉफ सेकंड रूल, जहां हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज गिवन टू अस एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ current and resistance across the circuit. Mind it, within this formula these values can be positive, can be negative depending upon convention जो आप उस एक सर्किट के अक्रॉस चूज करते हैं, which I believe you have done in your topics concept में आपने चीजें पढ़ रखी हैं। तो यहां सिर्फ रिकैपिटलाइजेशन उस चीज का यहां पर हम कर रहे हैं। Then we've got slide wire bridge. स्लाइड वायर ब्रिज को हम रिलेट करते हैं किससे, आपके व्हीटस्टोन ब्रिज से। जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास रहता है उसमें आपके पास एक फॉर्मूला रहता है, तो मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला पर जंप कर रहा हूं क्योंकि वो फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस।
P और Q जो दो ब्रांचेस होती हैं ब्रिज की ऊपर वाली, वो कनेक्टेड होती है, जिनको हम कहते हैं रेशो आर्म्स। R इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस बॉक्स को, X आपके पास रहता है अननोन रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर हम किसी एक ब्रिज की बात करते हैं, एज इफ ये एक ब्रिज है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज P, दिस वन इज Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज X। इस फॉर्म में आपके पास चीजें आ जाएगी। तो जो रेशियो रहेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X, ये कब अप्लाई होगा, जब हम कहेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। अगर वो पोटेंशियल का वैल्यू सेम आ रहा है तो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं आने वाला है, वो इंडिकेट आपके पास इस स्लाइड वेव ब्रिज के थ्रू होता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं जो हम यहां साथ साथ डिस्कस करेंगे। इफ यू रिमेंबर बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकालते हैं। जो बैलेंसिंग लेंथ आपके पास निकलती है तो वहां से आप अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। सो R अपॉन X कम्स आउट टू बी, इफ यू रिकॉल, L अपॉन 100 माइनस L। अब X का वैल्यू निकाला जा सकता है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को वेरी करा है, बैलेंसिंग लेंथ निकाला है, आसानी से आप यहां से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X का वैल्यू आप इस फॉर्मूला के थ्रू, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इस फॉर्मूला के थ्रू आसानी से आप निकाल सकते हैं। जंपिंग ऑन टू योर पोटेंशियोमीटर पार्ट, बिकॉज ये चीजें व्हीटस्टोन ब्रिज की कनेक्टेड किससे थी, आपके मीटर ब्रिज से, स्लाइड वेव ब्रिज से। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, वो बेसिकली आपके पास क्या करेगा, या तो ईएमएफ को मेजर करेगा या आपके ईएमएफ को कंपेयर करके आप क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ सेल कर सकता है वो। जैसे यहां पर E1 अपॉन E2 हम करते हैं, दिस E1 अपॉन E2 विल बी गिवन एज L1 अपॉन L2। इट इज हैविंग इट्स ओन मैकेनिज्म। आप लोगों को शायद याद होगा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर एनी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वायर। ये आपका प्रिंसिपल है जो पोटेंशियोमीटर में आप पढ़ते हैं। उसी के बेसिस पर E1 अपॉन E2 कम्स आउट टू बी L1 अपॉन L2। बैलेंसिंग लेंथ का मैकेनिज्म यहां पर भी आता है, समझ रहे हैं आप। अब इसी के बेसिस पर हम लोग यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकालते हैं, बिकॉज द फॉर्मूला दैट वी हैड डन इज R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। तो इसी का मॉडिफिकेशन आपके पास निकाला जा सकता है पोटेंशियोमीटर के थ्रू, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी R इज इक्वल टू L1 upon L2 minus 1 into R. So I am writing these formulas directly. I am not going in detail for elaboration or explanation of this part. Reason, we are doing a small revision for this. ये सारी applications आती हैं किसकी, आपके potentiometer की. So this is one formula which obviously is used in your chapter current electricity. Then is grouping of cells. जो आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स रहता है बेटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज रहते हैं। अगर सेल सीरीज में है, अगर सेल पैरेलल में है, तो अगर सेल सीरीज में है, सबका ईएमएफ सेम है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो आपको सबको मालूम है, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फाइनली आप करंट का वैल्यू निकालोगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आई, दैट इज आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो उस फॉर्मूला में आई का वैल्यू बन जाएगा, एन सेल है सीरीज में, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस भी सेम है, जो केस हमारे पास रहते हैं। तो सीरीज में हम डायरेक्टली इन चीजों को इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। पैरेलल में अगर मेरे पास सेल दे रखे हैं, वो सारे के सारे सेल का वैल्यू सभी का सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू सभी का सेम है, तो भी हम करंट का वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कब होता है, व्हेन वी आर गिवन सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ, when we are given cells of different EMF and different internal resistances, as if this is E1, internal resistance R1, ये E2 है और ये R2 है। अब इस तरह के केसेस में हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब वो कंफ्यूजन रिजॉल्व किया जाता है कैसे, यहां पर हम EMF का वैल्यू निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट EMF आ जाता है उस तरह के कॉम्बिनेशन में जहां पर दो ईएमएफ हैं पैरेलल में, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, सेल का वैल्यू भी डिफरेंट है, ईएमएफ का वैल्यू भी डिफरेंट है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपके पास इसके अक्रॉस हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आप 10th में पढ़ते रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, स्पेसिफिक चार्ज दैट इज E अपॉन एम जो हम बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज हम टर्म यूज करते हैं बहुत बार, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, तो वो कुछ चीजें इसके अक्रॉस आती हैं। सो दीज आर फ्यू द फॉर्मूलाज विद इन द कॉन्सेप्ट विद इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास बहुत इफेक्टिव होते हैं व्हेन इट कम्स ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स और दोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर रिलेटेड टू योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। होप आप लोगों को ये चीजें रिवीजन की फॉर्म में हेल्प करी होंगी, समझ आई होंगी।
अगर कोई भी चीज़ आपको बॉदर करती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ पर कौन सा पॉइंट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था, आप उसके बेसिस पर उस एक डायरेक्शन पे काम कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल, like and share my video and subscribe my channel. Thank you.